हेलो गाइस, वेलकम टू 43rd एपिसोड ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए आज के इवेंट को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इवेंट या करंट अफेयर्स क्या है हमारा? 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, अभी ये एल्बिनिज्म क्या है? ये एक जेनेटिकली इनहेरिटेड कंडीशन या एक इसको डिजीज नहीं बोल सकते, ठीक है, बट ये एक जेनेटिकली इनहेरिटेड कंडीशन है जहाँ पे जो हमारे स्किन का कलर है, ठीक है, जो बेसिकली ये मेनालिन कंपाउंड के लिए होता है, वो मिसिंग रहता है। ठीक है। कोई भी पिगमेंटेशन नहीं होता है स्किन में, जिसके वजह से उनका जो एपियरेंस है पूरा फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। ठीक है। अभी ये जो मेलानिन हमारा होता है स्किन के नीचे, वो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है हमको यूवी लाइट से। ठीक है। जो कि मतलब यूवी लाइट नॉर्मली क्या करता है कि स्किन कैंसर ये सब में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। बट अगर मेलानिन बॉडी में कम है तो स्किन कैंसर होने का चांसेस होता है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू यूवी लाइट। ठीक है। ये मेलानिन बेसिकली यूवी रेज को ब्लॉक करता है बॉडी से। अच्छा, albinism was a serious problem in Tanzania during the mid 2000s. The Tanzania Albinism Society and other NGOs campaigned for human rights of albinos. On May 4th, 2006, they celebrated the first albino day. ठीक है। May 4th, 2006 में फर्स्ट एल्बिनो डे सेलिब्रेट किया गया था। कहाँ पे? तांजानिया में। तांजानिया में जो है ये एल्बिनिज्म प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। ठीक है। 2009 onwards, it came to be known as National Albino Day. In 2013, the UNHRC, so United Nations Human Rights Commission, adopted a resolution called Attacks and Discrimination Against Persons with Albinism. Eventually, on 18th December 2014, the United Nations General Assembly adopted a resolution proclaiming 13th June as International Albinism Awareness Day with effect from 2015. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2014 में रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया, ठीक है, टू कमेमोरेट 13 जून एज द इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। ठीक है। एंड ये कब से स्टार्ट हुआ ऑब्जर्व करना? 2015 से। ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या क्या बन जाता है? अच्छा, थीम भी देख लेते हैं। दिस ईयर्स थीम इज इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। ठीक है। क्वेश्चंस क्या क्या बन जाता है? एक क्वेश्चन तो है कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे कब सेलिब्रेट होता है या फिर ऑब्जर्व होता है। सेलिब्रेट नहीं बोलेंगे, ऑब्जर्व बोलेंगे। 13 जून को। ठीक है। सबसे पहले कौन से ईयर में इसको ऑब्जर्व किया गया था? 2015 में। किसने इसको एस्टेब्लिश किया था एज एन इंटरनेशनल इवेंट? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है। नहीं तो अगर लॉजिकली देखें तो फर्स्ट नेशनल एल्बिनो डे तांजानिया ने ऑब्जर्व किया था। ठीक है। ये इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इवेंट पे। Anjadip, the third of 8 ships of anti-submarine warfare shallow warcraft project being built by GRC for Indian Navy, was launched at L&T Kattupalli, Chennai. The ship has been named Anjadip to signify strategic maritime importance accorded to the island of Anjadip located off Karwar. The island is connected to the mainland by breakwater and is a part of INS Kadamba. अंजदीप जो है, ठीक है, ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर है, एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट। ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है इसके अंतर्गत बेसिकली 8 ASW SW शिप्स बनाने का बात है। ठीक है। और ये एमओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के बीच में साइन हुआ था 29 अप्रैल 2019 को। अभी तक 4 शिप्स जो है, ठीक है, कोलकाता से बनने वाला है। GRDC कोलकाता जो है, एंड रिमेनिंग 4 शिप्स जो है वो L&T शिप बिल्डिंग कट्टुपल्ली से बनने वाला है। ठीक है। थर्ड जो शिप है अंजदीप, वो अभी बन चुका है। कहाँ से? L&T कट्टुपल्ली से। ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट वाज रिसेंटली बिल्ड बाय GRC अंजदीप। ठीक है।
Arnala class of ships will replace the in-service Abhay class ASW corvettes of Indian Navy and are designed to undertake anti-submarine operations in coastal waters, low-intensity maritime operations, and mine-laying operations, including subsurface surveillance in littoral waters. So ये जो शिप है, ठीक है, ये अर्नला क्लास है, ठीक है, और ये रिप्लेस करेगी अभय क्लास को, ठीक है. सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. चलते हैं और एक इवेंट पे जो कि इसी से रिलेटेड है. संशोधक, द फोर्थ ऑफ 4 ships of survey vessels project being built by L&T GRSC for Indian Navy was also launched at Kattupalli. So एक संशोधक सर्वे वेसल जो है वो भी लॉन्च किया गया है कट्टुपल्ली से, ठीक है. द शिप नेम संशोधक मीनिंग रिसर्चर सिग्निफाइज द प्राइमरी रोल ऑफ द शिप एज अ सर्वे वेसल. ओके, सो संशोधक का मतलब रिसर्चर, ठीक है. The contract for building 4 SVL ships was signed between Ministry of Defence and GRSC Kolkata on 30th October 2018. As per the build strategy, first ship was built at GRSC Kolkata. Construction of the remaining 3 ships up to outfitting stage was subcontracted to L&T Shipbuilding Kattupalli. The first 3 ships of the project, Sandhayak, Nirdeshak and Ikshak, were launched on 5th December 21, 26 May 2022, 26 November 2022. So 4 शिप्स, ठीक है, 4 शिप्स में से 3 शिप्स ऑलरेडी लॉन्च चुका था, ये 4th शिप है, ठीक है. तो संशोधक जो है 4th शिप है, उससे पहले संधायक, निर्देशक, निरीक्षक जो है वो बन गया था, ठीक है, लॉन्च हो गया था ऑलरेडी, ठीक है. तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे वेसल शिप्स वे रिसेंटली लॉन्च्ड, ठीक है, बाय जीआरएससी. तो आंसर इज संशोधक, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. अच्छा, ये जो संशोधक है मतलब एसवीएल, तो सर्वे वेसल शिप्स है, ये रिप्लेस करेगी संधायक क्लास को, ठीक है. तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. द फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड इन अर्जेंटीना कल्मिनेटेड विद उरुग्वे बीइंग क्राउन्ड द चैंपियंस ऑफ द टूर्नामेंट डिफीटिंग इटली, ठीक है. सो उरुग्वे जो है जीत गया है फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023. सो दो चीज, फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे हेल्ड हुआ था? अर्जेंटीना में. कौन जीत गया है? उरुग्वे, ठीक है. किसको डिफीट किया? इटली को. नाइजीरिया won the golden boot award with 10 goals. Argentina's Thiago Almada won the golden ball award as the tournament's best player. So नाइजीरिया को जो है मिल गया है गोल्डन बूट अवार्ड, ठीक है. एंड अर्जेंटीना का थियागो अल्माडा जो है उसको मिल गया गोल्डन बॉल अवार्ड, ठीक है. This competition was started in 1977 and was earlier known as the FIFA World Youth Championship. Name was changed to FIFA Under-20 World Cup in 2005. Okay, this competition takes place after every 2 years. The 2023 edition took place after 4 years due to a COVID, which saw 24 teams take part in this tournament. So कितना टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था? 24 टीम्स ने. अर्जेंटीना हैव won the most FIFA Under-20 World Cup titles in the competition's history. तो अर्जेंटीना जो है सबसे ज्यादा टाइटल्स उन्होंने जीता है अंडर फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप, ठीक है. इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन आ सकता है. They have won 6 titles and the last came in 2007. Ghana is the only African country to win the FIFA Under-20 World Cup, ठीक है. सो घाना ओनली कंट्री, अफ्रीकन कंट्री जिसने फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप जीता है. और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है साउथ अमेरिकन नेशंस ने ही इस कप को जीता है, ठीक है. तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है? एक तो फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे हेल्ड हुआ था? अर्जेंटीना में. दूसरा है किसने जीता? उरुग्वे में. तीसरा है गोल्डन बूट अवार्ड किस कंट्री को मिला? नाइजीरिया. फोर्थ है गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला? अर्जेंटीना को. सो अर्जेंटीना से थियागो अल्मादा को, ठीक है, एज द टूर्नामेंट्स बेस्ट प्लेयर. और जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव वोन द मोस्ट फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप टाइटल्स? अर्जेंटीना, ठीक है. या विच कंट्री इज द ओनली अफ्रीकन कंट्री टू विन द फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप? घाना. चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे. Situated on Luzon Island about 330 kilometers 205 miles southeast of Manila, Philippines, Mount Meon is one of the world's most active volcanoes. It began spewing lava and sulfuric gas on Sunday. So 11 तारीख को ये बेसिकली लावा उछाल रहा था, ठीक है. तो ये माउंट मेयन कहाँ पे है?
फिलीपींस में। हमको क्या ध्यान रखना है कि माउंट मैनॉन कहाँ पे है, फिलीपींस में। ठीक है, कल के दिन हम लोगों ने किलाओं के बारे में बात किया था जो हवाई में है, और ये माउंट मैनॉन है फिलीपींस में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Nitin Agarwal, an IPS officer from the Kerala cadre, was appointed as the Director General of Border Security Force. तो ये है नितिन अग्रवाल, इनको बना दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम ध्यान में रखिएगा, नितिन अग्रवाल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको मिल गया है फॉर मे हैरी टेक्टर को, जो कि आयरलैंड से है ये, और ये आयरलैंड के फर्स्ट प्लेयर है जिसको पीओटीएम अवार्ड मिला है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। तो ये है हैरी टेक्टर। एंड वीमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसको मिला है, थीपाचा पुथावोंग, जो कि थाईलैंड से है। सो ये है थीपाचा पुथावोंग। ठीक है, सो नाम दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। रिटेल इन्फ्लेशन डिक्लाइन टू ए 25-month लो ऑफ 4.25% इन मे, मेनली ऑन अकाउंट ऑफ सॉफ्टनिंग प्राइसेस ऑफ food and fuel items. Inflation based on the CPI stood at 4.7% in April and 7.04% in May 2022. Okay. So 4.7% अप्रैल में था, उससे अभी 4.25% में आया है, जो कि 6% बैंड विथ जो है उसके नीचे है। ठीक है, आरबीआई का जो मैंडेट है कि बिलो 6%, 4 to 6% बेसिकली, तो उसी रेंज के अंदर अभी आ गया है इन्फ्लेशन। ठीक है, inflation for the food basket was at 2.91% in May 2023, lower than 3.84% in April 2023. Food basket accounts for nearly half of the CPI. Inflation in fuel and light is to 4.64% from 5.52% in April. ठीक है, ICRA chief economist and head of research and outreach Aditi Nair mentioned that the headline CPI inflation may rise mildly to 4.5 to 4.7% in June 2023 based on early uptrend in the prices of most of the food items, barring edible oils. So, ICRA के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उन्होंने जस्ट एक प्रेडिक्शन दिया है कि इन्फ्लेशन जो है थोड़ा सा बढ़ सकता है, 4.5 to 4.47 रेंज के अंदर ही रहेगा इन जून 2022। ठीक है, India Ratings and Research mentioned that going forward, inflation is expected to remain in the 4.4 to 5.4% range for the rest of this fiscal. So Indian Ratings and Research जो है वो बोल रही है कि 4.4 से 5.4% रेंज के अंदर ही इन्फ्लेशन रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा फिगर्स ध्यान में रखिएगा, शायद उतना ना आए, बट स्टिल अगर न्यूज में आया है तो आ सकता है। ठीक है, Index of Industrial Production (IIP) in India rose 4.2% on an annual basis in the month of April, from 1.1% in March and 6.7% in April 2022. So 1.1% मार्च में आया था, अप्रैल में 4.2% आया है क्या, IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal attended the first joint committee meeting of the India-UAE SEPA in Delhi. Okay, so first joint committee meeting of India-UAE SEPA, ठीक है, कहाँ पे हो गया, दिल्ली में। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये फर्स्ट इवेंट है तो क्वेश्चन आ सकता है इससे। He co-chaired the meeting along with UAE's Foreign Trade Minister Thani Al Zayedi. As per reports, India-UAE agreed to raise non-petroleum bilateral trade to $100 billion by 2030 from $48 billion at present. So ये भी आ सकता है कि as per the first joint committee meeting of the India-UAE SEPA, ठीक है, India and UAE has agreed to raise non-petroleum bilateral trade to $100 billion by 2030 from $48 billion at present. So $100 billion by 2030. ठीक है, India's exports to the UAE also recorded a remarkable growth of 12%, reaching $31.6 billion in 2022-23. 13th Ministerial Conference of the World Trade Organization (MC13) is scheduled to be held in Abu Dhabi, UAE during the week of 26 February 2024. ये एक्चुअली मुझे इसी न्यूज़ के अंदर मिला, तो इसीलिए मैंने आपको इन्फॉर्म करने के लिए डाल दिया है। ठीक है, The 13th Ministerial Conference of the WTO will be held in Abu Dhabi, UAE. इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो आप नोट बना लीजिए। आने से आया, आप आंसर कर पाएंगे, नहीं आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। अकॉर्डिंग टू मूडीज, इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्ट टू क्लॉक ए 6 to 6.3% ग्रोथ इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 24।
compared to 6.1% recorded in the final quarter of fiscal 2022-23, and flagged risk of fiscal slippage arising from weaker than expected government revenues in the current fiscal. Moody's growth estimate is lower than 8% projection for the फर्स्ट क्वार्टर मेड विद आरबीआई। हमको क्या याद रखना है कि मूडीज ने कितना बोला है, जीडीपी ग्रोथ होगा 6 to 6.3% ग्रोथ इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 24। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Indian men's hockey team won the FIH Hockey Pro League 2022-23 campaign with a 2-win against Argentina Eindhoven, Netherlands. सो इंडियन मेंस हॉकी टीम ने जीत लिया है FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 कैंपेन। ठीक है, डिफीट किसको किया, अर्जेंटीना को। कहाँ पे हेल्ड हुआ था, एंडहोवन, नेदरलैंड्स। तो FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 कहाँ पे हेल्ड हुआ था, एंडहोवन, नेदरलैंड्स। इसने जीत लिया है इंडिया ने। ठीक है, इंडियन वीमेंस हॉकी टीम क्लींस द वीमेंस जूनियर एशिया कप 2023 टाइटल इन ताकामीगारा जापान, ताकामीगारा जापान विद 2-win ओवर द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। सो इंडियन वीमेंस हॉकी टीम ने जीत लिया है वीमेंस जूनियर एशिया कप 2023 जो कि हेल्ड हुआ था जापान में, एंड इसको हराया है रिपब्लिक ऑफ कोरिया को। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया वोन द वीमेंस जूनियर एशिया कप। इंडिया हैज ऑलरेडी सिक्योर्ड a spot in the FIH Women's Junior World Cup 2023 to be held in Chile. सो ये जो है, ये ट्रॉफी इंडिया का फर्स्ट वीमेंस जूनियर एशिया कप ट्रॉफी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड जो FIH वीमेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2023 है वो चिले में होगा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जापान बीट चाइना 2-1 बिकमिंग द थर्ड टीम टू क्वालिफाई टू द वर्ल्ड कप शेड्यूल दिस ईयर। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पहला 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि वीमेंस जूनियर एशिया कप 2023 कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ताकामीगाहारा जापान या सिंपली जापान कंट्री में। ठीक है, इसने जीत लिया है इस इवेंट को, इंडिया ने जीत लिया है। ये फर्स्ट टाइम इवेंट है इंडिया का। सो क्वेश्चन इसका फर्स्ट टाइम इवेंट का आई डोंट थिंक क्वेश्चन आएगा, आने से यही आ सकता है कि वुमेन्स जूनियर एशिया कप 2023 कौन से कंट्री ने जीता है, इंडिया ने। ठीक है, एंड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि वीमेंस FIH वीमेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगा, चिले में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। प्रिंटर कंपनी एप्सन इंडिया साइंड एक्टर रश्मिका मंदाना एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एप्सन इंडिया ने रश्मिका मंदाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन विल गेन एक्सेस टू प्रोफेशनल गाइडलाइंस, एक्सपर्ट नॉलेज एंड सर्विसेज एंड सपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन for its pension subscribers while gaining international recognition as a full administrative social security institution. ओके, सो EPFO जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन को, ठीक है, ज्वाइन कर रही है। वैसे पहले वो एसोसिएट मेंबर थी, अभी एफिलिएट मेंबर हो चुकी है। ठीक है, सो एसोसिएट मेंबर और एफिलिएट मेंबर में डिफरेंस ये होता है कि एसोसिएट मेंबर में सर्टेन लिमिटेशंस होता है। ठीक है, तो जैसे कि पकड़ लीजिए नेटो में ऑब्जर्वर स्टेटस वैसा टाइप। ठीक है, सो लिमिटेड फंक्शनलिटी होता है या लिमिटेड इन्फ्लुएंस होता है। बट मोमेंट यू बिकम एन एफिलिएट मेंबर मतलब कि आपको जो है फुल टाइम मेंबरशिप मिल जाता है। ठीक है, और इनफैक्ट जितने भी काइंड ऑफ सर्विसेज हैं, ठीक है, नॉलेज है, गाइडलाइंस है, सब आप एक्सेस कर पाएंगे या आप फॉलो भी कर पाएंगे। ठीक है, तो वही डिफरेंस होता है। अच्छा, तो 1962 से एसोसिएट मेंबर थी, अभी एफिलिएट मेंबर हो गई है। ठीक है, और उनका जो मेंबरशिप फी भी है वो सर्टेन लैक्स था। ठीक है, अभी करोड़ में हो गया है। तो बिकॉज दे बिकेम एन एफिलिएट मेंबर, तो नाउ दे हैव टू पे मेंबरशिप फी ऑफ आई थिंक 2 करोड़ के आसपास उनको हर साल पे करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आई थिंक 50 लैक्स और समथिंग था। सो इसको मैंने यहाँ पे डाला नहीं बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको जस्ट बता रहा हूँ कि मतलब एसोसिएट मेंबर और एफिलिएट मेंबर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सर्विसेज ज़्यादा मिलेगा EPFO फ्रॉम ISSA। ठीक है, ईसा के प्रेसिडेंट कौन है, डॉक्टर मोहम्मद अजमान। तो ये हैं डॉक्टर मोहम्मद अजमान। ईसा के सेक्रेटरी जनरल है मार्सेलो अबी रमिया काइटानो। तो ये है मार्सेलो अबी रायमा काइटानो। ठीक है,
ईसा का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनीवा में। सो आईएलओ का जो चैम्बर है वही ईसा का भी चैम्बर है, सो जेनीवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ईसा फाउंडेड ऑन 1927। ईसा मेंबर्स कितने, 320, ठीक है, फ्रॉम ओवर 160 कंट्रीज। ये है ईसा का लोगो। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द इंडियन नेवी carried out a massive twin carrier battle group CVG operation involving more than 35 aircraft in the Arabian Sea, one of the biggest demonstration of its operational capabilities in recent years amid increasing Chinese forays in the Indian Ocean. A CVG is a naval fleet comprising an aircraft carrier and its multiple escort vessels. So इंडियन नेवी ने एक मैसिव ट्विन कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेशन कंडक्ट कर दिया है, ठीक है, जिसमें आईएनएस विक्रमादित्य एंड आईएनएस विक्रांत जो है ये दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद थे, ठीक है। सो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स वर प्रेजेंट एट द ट्विन कैरियर बैटल ग्रुप ऑपरेशन बाय द इंडियन नेवी। सो आईएनएस विक्रमादित्य एंड आईएनएस विक्रांत, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडिया टॉप द ग्लोबल रैंकिंग्स इन डिजिटल पेमेंट्स फॉर द ईयर 2022 अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम गवर्नमेंट सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म माई गॉव इंडिया, ठीक है। सो माई गॉव इंडिया में डेटा पब्लिश हुआ है कि इंडिया जो है वो बेसिकली ग्लोबल रैंकिंग्स इन डिजिटल पेमेंट्स को टॉप कर चुकी है फॉर 2022-23। ब्राजील जो है उसने सेकंड पोजीशन हासिल किया है, चाइना ने थर्ड, थाईलैंड ने फोर्थ, साउथ कोरिया ने फिफ्थ, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टॉप द ग्लोबल रैंकिंग्स इन डिजिटल पेमेंट्स फॉर 2022 एज प्रोवाइडेड बाय माई गॉव इंडिया, ठीक है। सो आंसर इज इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। जापानीज टीनेजर टोकितो ओडा won the French Open wheelchair title to become the youngest man to win a Grand Slam tournament in any discipline, while Didi Digrud won the women's wheelchair final for her 18th major singles title and 34th Grand Slam overall, ठीक है। सो टोकितो ओदा जो है उन्होंने फ्रेंच ओपन व्हीलचेयर मेंस टाइटल जीत लिया है और वो यंगेस्ट मैन बन चुके हैं टू विन दिस टाइटल, ठीक है। एंड दीदी दी ग्रुप जो है वो विमेन्स व्हीलचेयर का टाइटल जीत लिया है उन्होंने। ये उनका 18th मेजर सिंगल टाइटल है, 34th स्लैम ओवरऑल, ठीक है। क्वेश्चंस काफी प्लेन एंड सिंपल रहेगा, तो क्वेश्चंस हम आगे के एक्सरसाइज में देख लेंगे, ठीक है। In a remarkable display of dedication to passenger safety and service, the Railway Protection Force conducted a successful operation named Amanat, resulting in the retrieval of lost or left behind luggage and valuable articles. Operation carried out in May 2023 saw the RPF recovering belongings belonging to 119 passengers with an estimated total value of approximately 51.13 lakh, ठीक है। सो ऑपरेशन अमानत आरपीएफ ने कॉन्डक्ट कर दिया है फॉर द रिट्रीवेबल ऑफ लॉस्ट और लेफ्ट बिहाइंड लगेज एंड वेल्युएबल आर्टिकल्स ऑफ रेलवे पैसेंजर्स, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस वर रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द आरपीएफ टू रिट्रीव द लॉस्ट और लेफ्ट बिहाइंड लगेज एंड वैल्यूएबल आर्टिकल्स बाय रेलवे पैसेंजर्स। ऑपरेशन अमानत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। टू फिल्म्स फ्रॉम द हू साउथ ईस्ट एशिया रीजन वोन अवार्ड्स एट द 4th हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय हू। सो 4th हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल किसने ऑर्गेनाइज किया था, हू ने, ठीक है। उसमें दो साउथ ईस्ट एशिया का मूवीज को अवार्ड मिल चुका है। सो एक है 1 in 36 million स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड लीड पॉइजनिंग इन बांग्लादेश, और एक है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, ठीक है। सो ये जो है 1 in 36 million स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड लीड पॉइजनिंग इन बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से ही है मूवी, ठीक है। एंड व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंस ये एक इंडियन मूवी है, ठीक है। सो इंडिया से भी एक प्राइज मिल चुका है। कौन से कैटेगरी में मिला है, 1 in 36 million को मिला है बेस्ट बेटर हेल्थ एंड वेलबींग कैटेगरी, एंड व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को मिला है क्लाइमेट चेंज इन हेल्थ कैटेगरी, ठीक है। ओवरऑल 3 ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड्स मिला है अंडर द कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हेल्थ इमरजेंसीज एंड बेटर हेल्थ एंड वेलबींग। सो बेटर हेल्थ एंड वेलबींग में एक ग्रैंड प्रिक्स ये हो गया 1 in 36 million, ठीक है। हेल्थ इमरजेंसी में मिला है ब्राजीलियन फिल्म नर्सेस फेजिंग कोविड, हाँ। एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में मिल गया है जोनाथन मिराकल फिट को, ठीक है। बाकी और भी 3 अवार्ड्स है
वुल्वो एंड डायनिया, ये मिल गया है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैटेगरी में। मिरर्स को मिल गया है वेरी शॉर्ट फिल्म, एंड गास्पिंग फॉर लाइफ को मिल गया है बेस्ट स्टूडेंट फिल्म। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मुझे जहां तक लगता है कि इंडिया वाला जो मूवी है वो तो डेफिनेटली आपको याद रखना चाहिए, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ठीक है, वो डेफिनेटली आएगा। बाकी मूवीज का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। साउथ ईस्ट एशिया का 1 in 36 million मूवी जो है, मतलब जो बांग्लादेश का मूवी है, वो भी ध्यान में रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडियन नेवीज फ्रंटलाइन वारशिप INS त्रिशूल अराइव्ड एट डरबन पोर्ट इन साउथ अफ्रीका टू commemorate 130th anniversary of the 7 June 1893 incident at Peter-Maritzburg railway station when Mahatma Gandhi was evicted from a train which led to his fight against racial oppression. So इससे क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following Indian naval ships reached South Africa to commemorate the 130th anniversary of महात्मा गांधी फाइट अगेंस्ट अपार्थीजम। ठीक है, सो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सो आंसर वुड बी INS त्रिशूल। सो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, आ सकता है। A Gandhi Mandela King Conference was also held in collaboration with the Peter Maritzburg Gandhi Foundation in the University of KwaZulu Natal। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो सेकंड एंड थर्ड लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। So China unveiled the largest and fastest wind tunnel in the world, capable of simulating hypersonic flight condition up to Mach 30। So चाइना ने फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट विंड टनल बना लिया है। ठीक है, सिमुलेटिंग हाइपरसोनिक फ्लाइट कंडीशंस अप टू Mach 30। Located in the mountainous Huirou district of northern Beijing, the JF-22 wind tunnel is 4 meters in diameter and can generate airflow speeds up to 10 kilometer per second। ओके, सो काफी बड़ा विंड टनल है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली रिवील्ड द या अनवील्ड द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट विंड टनल इन द वर्ल्ड। चाइना। ठीक है, तो ये है एक पिक्चर उस टनल का जो कि न्यूज वेबसाइट में आया था। चलते हैं हमारे लास्ट इवेंट पे। SIDBI, द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर MSMEs इन इंडिया, लॉन्च्ड मिशन इवॉल्व इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम in association with Niti Aayog, World Bank, Korean World Bank and Korean Economic Development Cooperation Fund to finance MSMEs in the EV space। So SIDBI ने क्या कर दिया है, एक स्कीम लॉन्च कर दिया है या मिशन लॉन्च कर दिया है, इवॉल्व, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स रिसेंटली लॉन्च दिस मिशन कॉल्ड इवॉल्व। ठीक है, टू फाइनेंस MSMEs in the EV space। SIDBI। ठीक है, the program comes in the backdrop of SIDBI has aimed to support India's target for 30% EV penetration by 2030 or EV 30 at the rate 30। Okay, earlier SIDBI had announced a pilot scheme mission 50,000 EV for Eco in April under guidance from Niti Aayog to fund MSMEs finding it difficult to access loans to purchase EVs such as two-wheelers, three-wheelers and four-wheelers for their day-to-day operation and commercial use। The mission aims to finance 50,000 EVs। So दो चीज, मिशन 50,000 EV फॉर इको, ठीक है, एंड इवॉल्व, दोनों मिशन ही SIDBI ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए गाइस, आज का क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, EPFO is said to become an affiliate member of which of the following organizations? ISA। ठीक है, सो इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। The International Social Security Association ISA headquarter is located in Geneva। ठीक है, ILO का हेडक्वार्टर ही ISA का हेडक्वार्टर है। Retail inflation in May 2023 was recorded at 4.25%। Which of the following banks recently launched the Evolve mission? SIDBI। Which of the following movies was the only Indian movie to win at the 4th Health for All Film Festival organized by WHO? When climate change turns violent।
According to Moody's, the Indian economy is expected to clock a dash growth in Q1 financial year 24, 6 to 6.3%. According to data by MyGov India, which of the following countries topped the global rankings in digital payments for the year 2023? India. The FIFA Under 20 World Cup 2023 was won by which of the following countries? Uruguay. The ICC Men's Player of the Month award for May 2023 was won by Harry Tector. ICC Women's Player of the Month award for May 2023 was won by Thipacha Puthawa. International Albinism Awareness Day is observed on which of the following days? 13 June. Which of the following Indian naval ships were a part of the twin carrier battle group operation conducted by Indian Navy recently? Vikramaditya and Vikrant, both B and C. Which of the following countries recently unveiled the largest and fastest wind tunnel in the world called the JF-22? So China ने unveil किया था. Who among the following was recently appointed as the Director General of BSF? नितिन अग्रवाल. अमित अग्रवाल जो है उनको कल के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था CEO ऑफ UIDAI. ठीक है. Which of the following countries won the Women's Junior Asia Cup 2023 hockey tournament? India. Who among the following was recently appointed as the brand ambassador for printer company Epson India? Rashmika Mandanna. Who among the following won the French Open wheelchair title to become the youngest man to win a Grand Slam tournament in any discipline? Tokito Oda. Mount Mayon, one of the world's most active volcanoes, is located in which of the following countries? Philippines. FIH Hockey Pro League 2023 was won by which of the following countries? India. Railway Protection Force recently conducted a successful operation to retrieve lost or left behind luggage and valuable articles of railway passengers. Operation was named Amanat. ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं कल के एपिसोड में. होप ये एपिसोड आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा. अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगे तो काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं रेगुलर आपके लिए अपडेट्स लाऊं एंड आपको वो विजिबिलिटी मिले. ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा. एंड डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा. इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं वीडियोस आगे भी ला पाऊँ. ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही. गुड नाइट एंड थैंक यू.